बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। काजी फायज़ साहब जब चीफ जस्टिस बन रहे थे, एक आइन पसंद और आइन की बालादस्ती के दावेदार के तौर पर उनको देखा जा रहा था। आज जब वो अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं, 12 बजे तक वो चीफ जस्टिस हैं, तो आज अदलिया मज़ीद मुनक़सिम नज़र आती है, जो कि बदकिस्मती की बात है। उनके अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस में 6 जजेस ने शिरकत नहीं की और आज उनके ओहदे के आखिरी दिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक ख़त लिखा जिसमें बड़ी ही एक तो संगीन इल्ज़ामात की भरमार है और साथ में जो लबो लहजा है वो भी शायद ब्रादर जजेस के लिए हमने कम ही इस्तेमाल होते हुए देखा है। तो ये तकसीम क्यों बढ़ी, कुछ आज प्रोग्राम में इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। क्या सियासी मुकदमात और सियासी नोयत के जो मामलात थे अदलिया उसमें बहुत ज़्यादा उलझ गई है, उस वजह से ये मामला हुआ। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तो ये इल्ज़ाम भी लगाया कि अदलिया में जो मुदाखलत है उसकी मिली भगत में काजी फायज़ ईसा साहब शामिल हैं। तो ये एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। काजी फायज़ साहब जनाब 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और फ़ौजी अदालतों की क़याम की तरमीम को कलअदम करार देने का अक़लियती फ़ैसला देने वाले जजों में से थे। मेमो कमीशन के सरबराह रहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी को कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात से बरी किया। बड़े अहम उन्होंने फ़ैसले किए। PTI के दौर में जो सदारती रेफरेंस था इनके खिलाफ दायर हुआ, बड़ी बहादुरी से इन्होंने और इनकी अहलिया ने उसका सामना किया। बतौर चीफ जस्टिस 4 साल से ना होने वाली फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई, 9 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट तश्कील दिया और जिसने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की तौसीक की। जो बेंचों की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करने का चीफ जस्टिस का इख्तियार था उसको 3 रुकनी जजेस कमेटी को सौंपा। इन्हीं के ज़माने में ये बड़ा अहम मामला हुआ। फिर TV पर बराह रास्त PTV पर जो लाइव स्ट्रीम किया गया केसेस को, ज़ाहिर है उससे भी ट्रांसपेरेंसी आती है, लोगों को अंदाज़ा होता है कि जजेस कैसे रिमार्क्स देते हैं, क्या सोचते हैं। इस पर भी 2 राय रही लोगों की। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस जो था, जो अदालती कत्ल उनका हुआ, उस धब्बे को साफ़ करना, वो फैसला भी जो है वो काजी फायज़ साहब ने किया और उस फैसले को गैर आइनी करार दिया। और 62 के तहत जो ताहयात नाअहली के फैसले थे उनको कलअदम करार दिया। शरीयत एपलेट बेंच बहाल किया और 21 साल से ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले दिए। ख़वातीन को विरासत का हक देने का अहम तरीन फैसला भी किया। डैम फंड और 190 मिलियन पाउंड केस में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा 90 अरब रुपए कौमी ख़जाने में जमा करवाए। और मज़ाहिर नकवी साहब जो जज थे उनके खिलाफ जुडिशल कौंसिल के ज़रिए तादीबी कार्रवाई भी की। जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जज थे, उनका जो मामला था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का फैसला कलअदम करार दिया। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ फैसला भी काजी फायज़ साहब ने किया और वॉलंटरली अपने और अपने अहलिया के असासे भी उन्होंने जो है वो रखे वेबसाइट पे। पर्सनल कंडक्ट काजी फायज़ साहब का ऐसा था कि उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं लिया। जैसे लोग, आपको पता है कि सायरन वाली गाड़ियाँ और सिक्योरिटी गार्ड्स और उस शशकों में चले जाते हैं, वो नहीं थे। बहरहाल जी, आज जो दूसरा मामला हुआ वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ख़त है जिसमें उन्होंने कहा जी कि काफ़ी सारी उन्होंने तनकीद की है और उनका कि अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे काजी फायज़ साहब खोल के गए हैं, इसलिए मैं उनके अलविदाई रेफरेंस में नहीं शरीक हो रहा हूँ। उनके साथी जजेस भी नहीं आए, कुछ उसकी बात करेंगे। हुकूमत ने 26वीं आइनी तरमीम तो करवा ली और बड़ी दौड़े लगी, बड़ी एफर्ट की। अब खबरें यारी कि 27वीं तरमीम भी की जाएगी और वो जो 27वीं तरमीम है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम लाने का फ़ैसला है। जजेस की तादाद बढ़ाने की बात आपको याद है, दानियाल चौधरी साहब ने एक मेंबर के तौर पर एक बिल इंट्रोड्यूस कराया था। ये पहले भी इस पर बात होती रही है। तो हुकूमत जो है वो अभी मुतमईन नहीं हुई। अगर उन पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि अदालत को काबू करने की कोशिश थी 26वीं आइनी तरमीम, तो वो रुके नहीं हैं और मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं मैं अपोजिशन में और भरपूर मज़ाहमत करूँगा। PTI को कुछ रिलीफ मिला है, क्या कोई डील हुई है? बुशरा बीबी की रिहाई के बाद अब उनकी बहनों को भी ज़मानत मिल गई, कुछ ये भी पूछेंगे जनाब। और ये जो अब हो गया है मामला, कल नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, बड़े अहम सियासी मुकदमात उनके सामने होंगे। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो कि मुशीर हैं वज़ीर आज़म साहब के लॉ एंड जस्टिस पे, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें आज ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आपको भी लगता है, क्योंकि आप किसी फ्रेटर्निटी से आपका ताल्लुक़ है, कि अदलिया मज़ीद मुनक़सिम हुई, काजी फायज़ साहब वो तकसीम को यूनिटी में नहीं बदल सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीला साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि आइनी तरमीम जब पास हुई और अदालत की तरफ से ख़ासा रिस्ट्रेंट शो किया गया, ये अच्छी खुशाइंद बात है क्योंकि ये पार्लियामान का हक़ है और पार्लियामेंट की सुप्रेमेसी को मेरे ख़्याल से उसको यकीनी भी बनाया गया और उसमें यकीन भी रखा गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट की सुप्रेमेसी को
किसी सुओ मोटो नोटिस को लेके जो है उसको चैलेंज नहीं किया गया, विच इज़ अ वेरी वेलकमिंग थिंग। सो आपको भी लगता है काजी फैज़ल साहब ने सहूलतकारी की? अगर ये की तो अच्छी सहूलतकारी नहीं मैं कह सकता, मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने रिस्ट्रेंट शो किया। जब उन्होंने रिस्ट्रेंट शो किया तो यहाँ पे तो कई दफ़ा आपने देखा कि अदालतें खुल जाती हैं कि अगर कानून साजी के हवाले से या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से जो काम एग्जीक्यूटिव के हैं, जो काम पार्लियामान के हैं, और ये हमारा पार्लियामेंट का इस्तिकाक है कानून साजी करना, आइन साजी करना, उसमें तरमीम करना, तो हमारे काम में या हमारी जो जॉब या जो हमारा वर्क है उसमें इंटरफेयर करना तो बग़ैर किसी वजह के, अगर हम आइन के मुतसादिम या उसके बुनियादी ढांचे के बरक्स जो है अगर कोई ऐसी कानून साजी या तरमीम लेके आते हैं तो फिर तो उस पर सवाल उठता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दुनिया पूरी में आप देखें कि एग्जीक्यूटिव की ओवरसाइट होती है, पार्लियामान की ओवरसाइट होती है जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से। एंड अदरवाइज़ आपको दूसरी बात ये मैं कह दूं कि यहाँ पे एक पूरा JCP का जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें बाकायदा नुमाइंदगी है और हमारी अब वैलिड इनपुट होगी, मीनिंगफुल इनपुट होगी। ये नहीं है एक बड़ा गलत तासुर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट जो है वो एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, INGO है, ठीक है। उसने अब ये क्यों कहा, अब यहाँ पे आपको कॉम्पोजिशन बता दूं और आपके नाजरीन के लिए भी कि यहाँ पे कॉम्पोजिशन है चीफ जस्टिस, 3 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के, एक जो आइनी बेंचेस का सीनियर मोस्ट जज होगा वो, और उसके साथ पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा जो वैलिडली नॉमिनेटेड पाकिस्तान बार काउंसिल करेगी, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, सिविल सोसाइटी से या ख़वातीन या माइनॉरिटीज़ में से आपकी एक वो सिविल सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन होगी, और साथ में 2 MNA और 2 सेनेटर्स हैं, एक अपोजिशन, 2 अपोजिशन की साइड से और 2 हुकूमत की साइड से हैं। तो यहाँ पे हुकूमत के कुल टोटल 3 वोट हैं इस पूरी कॉम्पोजिशन में, और इस पूरी कॉम्पोजिशन में हुकूमती बेंचेस से 1 सेनेटर, 1 MNA और 1 लॉ मिनिस्टर, बाकी 5 जज हैं। जब जजों को लगाने का फैसला करना है या बेंचेस बनाने का फैसला करना है, अक्सरियती वोट जजेस का है। हमें तो ये कोई नहीं कह सकता कि अपनी मर्जी के हाथ के लगाए हुए जजेस ये इनके होंगे, कतई नहीं होंगे। वहाँ पे ये भी इल्ज़ाम आप लगा लें कि चलें अटॉर्नी जनरल भी अगर हुकूमत की साइड ले लेता है तो फिर 4 वोट्स हुए ना, बाकी पाकिस्तान बार काउंसिल वकला की बॉडी है, उनकी रिप्रेजेंटेशन है वो, और बाकी जजेस हैं, और उसके साथ सिविल सोसाइटी है, और अपोजिशन के 2 वोट हैं। तो हम जहाँ पे भी वोट दें, हमसे अक्सरियती वोट तो ज़्यादा उनका है और वो इसको वीटो कर सकते हैं। आपको लगता है कि जो आज मंसूर अली शाह साहब का जो ख़त आया उस पर जाहिर बात है, एक तरफ तो काजी फैज़ल साहब, पंजाबी में कहते हैं कहना तीनों तो सुनाना नूनू, तो ठीक है, लेकिन मैं इसको अंग्रेजी में ये कहता हूँ, हुकूमत को भी वो सुना रहे हैं कि आप लोगों ने अदलिया को बिल्कुल तंजीला से ताबे कर लिया है आपके ऊपर। ये बड़ा गलत तासुर दिया जा रहा है, बड़ा मनफी तासुर दिया जा रहा है। और इज़्ज़त में आप जज साहब का जो ख़त है आज, अब अंग्रेज़ी में मैं यही कहूँगा, इट रीक्स ऑफ पर्सनल अटैक्स, और वो हुकूमत पे भी और साथ साथ जाने वाले चीफ जस्टिस के ऊपर भी ज़ाती अटैक किए गए हैं। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक इदारे के साथ आप मुंसलिक हैं, उस इदारे की जो इज़्ज़त है वो सांझी होती है। हमारे पार्लियामान के अंदर एक अनटूवर्ड सिचुएशन हुई, एक वाक़या हुआ, हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स को पार्लियामेंट के बाहर से और पार्लियामेंट के अंदर से भी शायद गिरफ्तारी हुई, तो हमने उस पर स्टैंड लिया सब पार्लियामेंटेरियंस ने। स्पीकर ने इंक्वायरी कॉल की, स्पीकर ने कमेटी तश्कील दी, स्पीकर ने कहा कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, हमारे सियासी मुखालफत है, सियासी हमारा डिफरेंस है, सोच का डिफरेंस है, नज़रिए का डिफरेंस है, लेकिन आप ये तो ना कहें कि वो मेंबर हैं इस पार्लियामान के और ऑनरेबल मेंबर्स हैं, खा वो हुकूमत बेंचेस से हों या अपोजिशन बेंचेस से हों। यहाँ पे एक बड़ा गलत तासुर दिया जाता है कि शायद हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी के जज लगा लेने हैं या अदलिया को अपने ताबे कर लिया है। हमने कतन किसी को ताबे नहीं किया। अदालत में और इवन अदरवाइज़ हम ये कहते हैं कि आइन और कानून के साथ जजेस को खड़ा होना चाहिए, किसी सियासी जमात के साथ। आप लोगों ने बेसिकली, और आज जो जज नहीं गए, माज़रत में कथा कलामी माफ, आज जो जज नहीं गए इस रेफरेंस में, वो उन्होंने अपनी ओपननेस दिखा दी और अपनी ओपन पॉलिटिकल एफिलिएशन या अपना एक पर्सनल ग्रज जो है वो दिखा दिया आपके सामने। हाँ, सो उन्होंने बेसिकली जो सब थे, उन्होंने सिर्फ काजी फैज़ल साहब का तो ज़ाहिर आज आखिरी दिन है,
सो आने वाले चीफ जस्टिस को भी आपके ख्याल में कि एक उनको बता दिया कि आपके पास चैलेंज क्या क्या है कि हम हैं और हम आने वाले चीफ जस्टिस के पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपना हाउस इन ऑर्डर करना है उन्होंने, और अपना हाउस इन ऑर्डर वो तभी कर सकते हैं जब रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की कवानीन की पासदारी और उनके साथ खड़ा होना। ये नहीं हम कहते कि आप पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, कानून साजी आइन साजी पार्लियामान का काम है, लेकिन उसके साथ ये भी है कि जो कवानीन की इज़्ज़त है, जो आइन की इज़्ज़त है, जिस तरह हमारे पे लाज़िम मलज़ूम है, दीगर हर पाकिस्तानी शहरी पे लाज़िम मलज़ूम है, इसी तरह जज साहिबान पे भी लाज़िम मलज़ूम है। उनको ये कतन कोई राइट, कोई हक़ नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन या कवानीन की तशरीह के गार्ब में वो उसमें उसको रीराइट करें या नई कोई जो है वो उसमें कानून दे दें या नई आइन की शिक निकाल लें। अच्छा, मैं कुछ ज़ाहिर है जो कवर करते रहे हैं और याया अफरीदी साहब को ज़ाहिर है बहुत सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशनल जज के तौर पर देखते हैं, तो बड़े अहम फैसले जिनके ऊपर अब अमल दरामद नहीं हुआ, ख़ास तौर पे जो अब झगड़ा पड़ा हुआ है कि आप लोग एक अमेंडमेंट लेके आ गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों वाला फैसला अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं किया। 8 जजेस जो हैं वो इस बात पे पक्के हैं कि जो आप अमेंडमेंट लेके आए इलेक्शन एक्ट में वो उसका रेट्रोस्पेक्टिव कोई इफ़ेक्ट नहीं है उनके फैसले पर। देखें आप, आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं इज़्ज़त माब याया अफरीदी साहब, उनका डिसेंटिंग नोट है उस फैसले में, और उन्होंने कहा है कि मैं आइन और कानून के साथ खड़ा हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे लर्नेड ब्रदर्स जो हैं, जो जजेस हैं, वो कहाँ से इस आइन और कानून की तशरीह निकाल लेके आए हैं। जो फ़रीक हमारे सामने ही नहीं है, उसकी इस्तदा ही हमारे सामने नहीं है कि ये सीटें हमें दे दी जाएं, उसको दे दी। हाँ। और उसी के साथ उन्होंने कहा कि आइन और कानून में 3 दिन लिखे हैं कि एक कैंडिडेट जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब 3 दिन में अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन जब बता देता है, डिसाइड कर देता है, बयान हल्फी दे देता है और कहता है कि मैं इस पार्टी का हूँ या मैंने ये पार्टी ज्वाइन कर दी है, तो आप दोबारा उसको मौका नहीं दे सकते, और वो भी 3 दिन नहीं 15 दिन, जो कि किसी आइन और कानून में नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं तो आइन और कानून के साथ खड़ा हूँ। ये उनकी प्रिंसिपल पोजीशन है, और उनकी आम जो शोहरत है वो ऐसी ही है कि वो आइन और कानून और बाय द बुक चलने वाले जज हैं। अच्छा, कुछ लोग ये तासुर भी दे रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में जो बड़ी संगीन गलतियां हैं, जो कि प्रैक्टिकल जो कार्रवाइयाँ हैं अदालती मामलात को आगे बढ़ाने की, उसके रास्ते में रुकावट है। फॉर एग्जांपल एक फुल कोर्ट बेंच की तश्कील में लोग कह रहे हैं। फिर आपने देखा पिछले कुछ दिनों से मुसलसल ये हो रहा है कि मुख्तलिफ बेंचेस के सामने जो केसेस आ रहे हैं वो कहते हैं अच्छा पहले बताए कि ये आईनी बेंच पे जाएगा। अब है तो ये बड़ा संजीदा मामला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तो आप लोगों के और अदालत के करने के काम है ना। जो मुद्दई हैं, जो लोग इंसाफ के मुंतज़िर हैं, उनको चक्कर लगवाएं, उनको तारीख पे बुला के उनके सामने खड़े होकर कहें कि पहले ये फैसला करने की कि आईनी बेंच में जाना है कि सियासी बेंच में जाना है कि दूसरे बेंच में, क्या है। मेरे ख्याल से तंजीला साहिबा ये काफ़ी चीज़ें जो हैं स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी आने वाले हफ्ते में। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये ज़रूर बता सकता हूँ कि कुछ सवालात आपने अपने इंट्रो में भी उठाए। अगले जो आने वाला हफ्ता है उसमें 2 ऐसी लेजिस्लेशंस होंगी। आप इसे ख़बर समझें तो ख़बर समझें, लेकिन हकीकत यह है कि जब भी आइनी तरमीम होती है उसके साथ सपोर्टिव और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, क्योंकि जब आपका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज होता है चीज़ों का, तो उसके साथ वो फिर सपोर्टिव और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन आती है। तो 27वीं तरमीम आ रही है। तरमीम नहीं, कानून साजी उसको कहा जा सकता है। 27वीं तरमीम तो एक और अनदर डिबेट है ऑल टुगेदर। उसकी भी यहाँ पे उसकी भी मैं बात उस पर भी आता हूँ। यहाँ पे जो असल अहम बात है वो ये है कि जजेस की तादाद ये थ्रू गवर्नमेंट बिल होगी। ये आपने जिस तरह एक लर्नेड मेंबर का जो गवर्नमेंट की सफ़ों में से है उसका जिक्र किया, वो बिल बिल्कुल कमेटी के सामने है, लेकिन आई थिंक कि गवर्नमेंट ही ये बिल पेश करेगी अब एज अ मेंबर नहीं उस बिल को। हाँ, वो गवर्नमेंट बैक्ड बिल होगा कि जजेस की तादाद बढ़नी है और वो 23 पे जाए, 25 पे जाए, वो तादाद 17 से, तो वो क्योंकि मामला फिर मुड़ तोड़ के वहीं पे आ जाएगा अगर हम एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ जजेस के साथ काम करेंगे। अभी हमने जजेस की तादाद बढ़ाएंगे और नीचे से कई जजेस, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है, आपका लाहौर हाई कोर्ट भी है, आपका केपी पेशावर हाई कोर्ट भी है, बलूचिस्तान भी है, सिंध भी है, वहाँ पे कई ऐसी एलिवेशंस हैं जो राइप हैं सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए। तो उनको कंसिडरेशन है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कंसिडर किया जाए उन जज साहिबान को भी, और उसके साथ साथ फ्रेश अपॉइंटमेंट्स भी हैं। ठीक है, सो जजेस की तादाद बढ़ाने के ऊपर हुकूमत संजीदगी से सोचे। जी, और नेक्स्ट वीक में आपकी वो ये लेजिस्लेशन भी पेश हो जाएगी। और इसके साथ दूसरी बात, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की आपने बात की, मैं उस पर भी 2 चीज़ें कह देता हूँ
कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे उसमें भी जो ऑर्डिनेंस आया और उसके बाद फिर फर्दर अब उसमें थोड़े ट्वीकिंग्स होने हैं, थोड़ी उसकी जो है नोक पलक जो है वो भी आप बेहतर लोग होनी लेके आए है हैं। और वो भी उसमें भी अमेंडमेंट आनी है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में। ठीक है, यहाँ पे ये हो गई ये तमाम बातें। सिर्फ एक आखिरी बात ये है कि अब ये नेक्स्ट वीक से ये जो आने वाला हफ्ता है उसमें ये तमाम चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और कोई अब हम किसी को कोई जो है वो दिक्कत नहीं दो होगी और कोई मुख्तसर ऐसी से बात कमेंट्स नहीं मुझे होगी। चाहिए। जी, बुशरा बीबी की रिहाई डील है? मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि उनका एक केस जो जिसमें ज़मानत अभी हुई है वही एक केस है जिसमें ज़मानत नहीं हुई थी। कुछ केसेस में उनको पहले रिलीफ मिल चुका ठीक है, है। सो कोई डील नहीं है ऐसा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी और डील जो आज कैदी वैन्स पे हमला हुआ है उसमें डायरेक्टली पीटीआई के लोग इन्वॉल्व हैं। उसमें पीटीआई की जो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं गालिबन रिपोर्ट्स में उसकी 100% तो नहीं कह सकता क्योंकि हमारी पार्टी का वतीरा नहीं है झूठ फैलाना, लेकिन ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि उसमें जो अरेस्ट हुई है उसमें वहाँ पे सूबाई वज़ीर हैं केपी से पीटीआई के, उनका मेरे ख्याल से कोई फर्जंद है वो भी इसमें मुलविस था और ये पीटीआई के लोग थे जिन्होंने इस कैदी वैन पे हमला किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामाबाद पुलिस ने काफ़ी उन लोगों को पकड़ भी लिया और बाकी जो कैदी भाग के जा रहे थे जिनको एक ग्रेट एस्केप के नाम से जो है वो कहा भी जा सकता है कि ग्रेट एस्केप थी, उनको भी पकड़ लिया है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया गया। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी जी आपने। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दो सीनियर कोर्ट के रिपोर्टर सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। काजी फायजा साहब का दौर कैसा रहा और या आफरीदी साहब के लिए क्या चैलेंजेस हैं, बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। काजी फायज ईसा साहब एक बाब एक अहद उनको समझा जाता है क्योंकि जिस तरीके से आइन की बालादस्ती की हमेशा से वो बात करते रहे और जो पर्सनल कंडक्ट था, ऐसा कंडक्ट जिसके ख्वाब इमरान खान साहब ने भी दिखाए थे कि वज़ीर आज़म तो साइकिल पर जाते हैं और वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होता और यूनिवर्सिटियाँ बनाऊँगा, उन्होंने किया तो नहीं, उनकी बड़ी बल्ले बल्ले है। लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने अमली तौर पर करके दिखाया। लेकिन बहरहाल वो एक मुतनाज़े चीफ जस्टिस के तौर पर भी देखे जा रहे हैं क्योंकि उनके जो ब्रादर जजेस हैं वो बड़े नाखुश हैं। आज उनकी मुद्दत जो थी मुलाजमत और चीफ जस्टिस के तौर पर अपना ओहदा, उसका आखिरी दिन था। वो रिटायरमेंट आज उनकी हो गई, लेकिन आज आखिरी दिन भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक और ख़त लिखा है और उस ख़त में जो क्या कहना चाहिए, लफ्ज़ की क्या मैं इस्तेमाल करूं तो इन्हें अदालत भी लग जाती है। बहरहाल वो को बहुत अच्छे नोट्स पे लिखा हुआ ख़त नहीं था। काजी साहब का करियर कैसा रहा और या आफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस साहब जो कल हलफ उठा रहे हैं, क्या अदलिया में इस तकसीम को ख़त्म कर पाएंगे और जो जजेस जो इनका अलविदाई रेफरेंस था फुल कोर्ट उसमें नहीं आए, उसकी क्या वजूहात हैं, उन्हीं लोगों से पूछते हैं जिन्होंने बहुत करीब से ये सारा मामला और काजी साहब का टेन्योर और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के मामलात को बहुत नज़दीक से देखते हैं। हसन अयूब साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, साकिब बशीर साहब सीनियर तजियाकार, दोनों सहाफ़ी कुलीग्स हैं जी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने ज्वाइन किया। हसन अयूब साहब, अब बहुत ज़्यादा जाहिर बात है आप जो हैं वो हमेशा काजी फायज साहब की तारीफ़ भी करते रहे, उनके फ़ैसलों की तारीफ़ भी करते रहे। ये बताइए कि आज जो उनका फुल कोर्ट रेफरेंस था अलविदाई, उसमें जजेस क्यों नहीं आए जो 5 जजेस थे, वजह क्या बनी? जारी बात है उनको जस्टिस काजी फायज से मसाइल थे, उनके साथ उनके जो है इशूज बड़े विजिबल थे। जस्टिस मुनीब अख्तर का तो जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी फैमिली के साथ जो इशू था वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है। वो जब काजी फायज ईसा साहब का अपना जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो बड़े तल्ख जुमले और बड़े जो है वो हार्श वर्ड्स के अंदर उन्होंने सरीना ईसा साहिबा को भी मुखातिब किया था, जिसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने उनसे अपोलोजाइज भी किया था। और ये चीज़ तो बड़ी सबको मालूम है। और उसके बाद जस्टिस मंसूर मलिक साहब जो हैं वो उस वक्त जो रिटायर हो चुके हैं, उस टाइम वो बड़ा उन्होंने इस बात के ऊपर जो है वो नाराजगी का इजहार किया था जस्टिस मुनीब अख्तर से, और जस्टिस बंदियाल साहब ने भी उनको कहा था कि जी फैमिली के साथ आपको इस किस्म का रवैया नहीं रखना चाहिए था। रहा सवाल दीगर जजेस का, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, तो वो उनसे जो है वो शदीद नाला है क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी, वो बिल्कुल तैयार थी शेरवानी पहनने के लिए बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने तो बेसिकली 26 तारीख को उन्होंने हलफ उठाना था चीफ जस्टिस के ओहदे का, लेकिन फिर बीच में 26वीं आईनी तरमीम हो गई और फिर वो पैनल चला गया और पैनल के बाद हुकूमत ने जस्टिस जाहिया अफरीदी का इंतखाब कर लिया। तो उसमें वो किसी हद तक जिम्मेदार जस्टिस काजी फायज ईसा को समझते हैं क्योंकि
वो चाहते थे कि वो खुद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बने, और इसी वजह से वो दुखी दिल की वजह से ये खत उन्होंने ये लिख दिया, तहरीर कर ठीक है। दिया। अच्छा। बाकी जजेस क्यों नहीं आए, मैं इस बात पर मुझे बड़ा ताज्जुब है, क्योंकि जजेस की यूनियन तो होती नहीं है। जजेस तो इंफरादी तौर के ऊपर अपना काम करते हैं, और उनको बेसिकली काम भी अपने इंफरादी तौर पर ही करना चाहिए। लेकिन हालिया दौर में हमने देखा है कि वक्त ऐसा आया है जिसमें जजेस ने यूनियन बनाई है। यानी अगर आप देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत लिखना, जो कि माजी के वाकयात थे जस्टिस उमर ता बंदयाल के जमाने के, उनको चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जमाने में वो खत तहरीर कर देना रमजान अल मुबारक में, वो एक मतलब जारी बात है, ठीक है। क्वेश्चन आप उसके अच्छा, ऊपर जो है वो खड़ा कर सकते हैं। मैं इस पे वापस आती हूँ आपके पास कि अब ये वाली जो तकसीम जहाँ पे आज ये इख्तिताम हो रहा है काजी साहब का करियर, ये आगे अदलिया में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। लेकिन साकिब, आप ओवरऑल जो काजी फैज़ा साहब का दौर रहा एक चीफ जस्टिस के तौर पर, और ज़ाहिर है बहुत अहम केसेस जो हैं वो हुए, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट एंड प्रैक्टिस की जो अमेंडमेंट थी उसके ऊपर आपने देखा क्या हुआ, बेंचेस बनाने का मामला था, फिर 63A जो अभी ताज़ा तरीन जो मामला थे उसमें उस फैसले को उन्होंने नलिफाई किया, उसको कलअदम करार दिया। तो आप ओवरऑल दौर को कैसे देखते हैं? चीफ जस्टिस काजी फाइसा का जो दौर है, उनके जो कुछ बहुत अच्छे फैसले भी हुए उन्होंने किए, बहुत अच्छे इकदाम भी उन्होंने किए, कोई वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई जिन्होंने उनके अच्छे इकदाम को भी पीछे धकेल दिया। अब अच्छे इकदाम की बात यह है कि उन्होंने सबसे पहले दिन ही आके जब उन्होंने आए तो तवक्को थी कि वो अदलिया जब जाएंगे तो वो एक जो यूनाइट अदलिया देकर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस ताली दोनों हाथ से बजती है। ऐसा नहीं है कि एक 5 जज नहीं आए तो दूसरी जानिब से बिल्कुल भी कुछ नहीं किया गया। अभी 3 रोज पहले उन्हीं 5 या 8 या 10 जजेस को वो कह रहे हैं कि इनका फैसले ही नहीं है, इनके फैसले पर अमल भी ना किया जाए, इनके फैसले पर अमल ना करें तो तौहीन अदालत भी नहीं है। तो फिर ऐसी बातें अगर आप रिटायरमेंट से 2 दिन पहले करेंगे तो उसके असरात तो आते हैं। तो जब मैं बात कर रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा पहले दिन आए, उन्होंने फुल कोर्ट बुलाई, बहुत जबरदस्त, पहली दफा वो तकरीबन 5-6 साल बाद फुल कोर्ट बुलाई गई थी, बहुत जबरदस्त इकदाम था। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को नाफिज किया, जबरदस्त इकदाम, और उसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात तकसीम किए गए, मतलब नामहदूद इख्तियारात से महदूद इख्तियारात की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया, जबरदस्त। उसके अलावा बराह रास्त दिखाया उन्होंने जो प्रोसीडिंग्स को, पहली दफा, ये हिस्टोरिकल उनका मामला था। इसके अलावा उनकी जानिब से भुट्टो का रेफरेंस जो है वो 10-12 साल के बाद उसको खोला गया और उसमें जो फैसला राय ली गई उस भुट्टो के रेफरेंस में। इसके अलावा 8 फरवरी का इलेक्शंस का उन्होंने दिया था, 8 फरवरी इलेक्शंस की डेट जो है वो दिलवाने में उन्होंने जो किरदार अदा किया। फैसलाबाद धरना जो वो केस था 63A के हवाले से जो राय जो वो चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने खुद जो लिखा कि जब रेफरेंस आया था तो मखसूस सियासी हालात थे, सदर अलवी ने भेजा, तो वो उस तनाजुर में था। तो उस पे जो उन पे तनकीद हुई है, 63A फैसले पे तनकीद नहीं है, फैसला तो यही आना था, कल आता, आज आता, या आज से 4 माह पहले आता, 4 माह बाद आता। लेकिन वो मखसूस सियासी हालात है जिसमें लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो सहूलतकारी दे रहा है हुकूमत को, और वो हमें लगा भी उसका जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार कह रहे थे। फिर लेकिन साकिब जो हसन बात करें कि ज़ाहिर है जजेस की तो हम ख्याल बेंचेस, आपको पता हम ख्याल बेंच का कितना जिक्र होता रहा था। बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस थे तो वो डिवीजन काजी साहब के ज़माने में और बढ़ गई क्या, आपको लगता है? जी बिल्कुल बढ़ गई, डिवीजन भी बढ़ गई और डिवीजन से बात बहुत आगे जब पहुंच गई। आईनी तरमीम के हवाले से मेरी अपनी एक जाती राय है, उसको आप जब इख्तिलाफ कर सकते हैं। आईनी तरमीम के मामले में चीफ जस्टिस काजी फाइसा जो 13 जनवरी का फैसला था, तब से लेकर आईनी तरमीम जब 21 अक्टूबर हुई है तब तक तकरीबन 4-5 ऐसे इकदाम हुए जो सहूलतकारी भी मिली हुकूमत वक्त को और आईनी तरमीम उन्होंने की। और उसके बाद जो कंट्रोल जो है वो पूरी अदलिया को कंट्रोल जब वो कर लिया गया है और जो आजाद अदलिया के पर था उसको खत्म कर दिया गया है। पार्लियामान की बालादस्ती भी होनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, पार्लियामान को इख्तियार भी है कि वो लेजिस्लेशन करे, दो राय नहीं है इसमें। लेकिन आप जो इख्तियारात की तकसीम है, अदलिया, मुकर्रना, एग्जीक्यूटिव, उस इख्तियारात की तकसीम का जो एक रेड लाइन है
उसको आप अबूर नहीं कर सकते। अब अगर आप करेंगे तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। आप अगर ठीक है, वो जो जाहिर ठीक है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का जो, हाँ वो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का जो झगड़ा है ना, वो पहली बार नहीं है साकिब, वो तो ज़रा हमारी तारीख में रहा है। कुछ बात करेंगे नए चीफ जस्टिस के सामने चैलेंजेस क्या हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और बात करेंगे अदलिया में, अब कल से एक नए बाब का आगाज़ हो रहा है। हसन, अब काजी साहब तो आज आखिरी दिन था उनका, उन्होंने कहा कि बहुत सारे फैसले ज़ाहिर हम गलत भी करते हैं, और ये तो एक लिखी पड़ी बात है। कत्ल के मुकदमात से लेके, चोरी के मुकदमात से लेके, सियासी मुकदमात तक कि जो जीत जाता है उसके अपने ग्रीवेंसेस होते होंगे, अपनी राय होती होगी, लेकिन जो हारता है उसको हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं और निज़ाम से गिले भी। लेकिन अब याया अफरीदी साहब के पास जो चैलेंज है वो कितना बड़ा, ज़रा उस पर बात करते हैं। कैसे आप देखते हैं कि काजी साहब की जो लेगेसी है और जो जिस जगह पे, जहाँ पे मंसूर अली शाह साहब जो ऑनरेबल जज हैं वो इस कदर नाला हैं कि वो पब्लिकली खतूत पे खतूत लिख रहे हैं, याया साहब कैसे मैनेज करेंगे, इकट्ठा कर पाएंगे अदलिया को? देखिए, ये तो वक्त साबित करेगा कि अब जस्टिस याया अफरीदी बेसिकली आज जो पैगाम दिया जजेस ने, जो कि नहीं आए, शामिल नहीं हुए, वो तो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ का तो मुद्दत मुलाजमत का आज आखिरी दिन था। वो तो अब यानी रेलेवेंट नहीं रहे बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। गो कि आज रात 12 बजे तक वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन जाहिर बात है, कल आने वाला दिन जो है, जो कि नया सूरज शुरू होगा, उसके बाद तो जस्टिस याया अफरीदी का टेन्योर स्टार्ट होना है। तो ये जस्टिस याया अफरीदी को भी एक पैगाम दे दिया गया है कि जी हम जो है वो इकट्ठे हैं, और आपको नहीं, हम इकट्ठे हैं और आपको हमें अहमियत देना होगी। एक बात तो ये है। दूसरी चीज आप ये देखें कि जस्टिस याया अफरीदी वही जज है जिन्होंने 25 मई से मुतल्लिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एबॉलिशन की थी, बड़ा स्ट्रिक्ट उनका जो है इसके ऊपर व्यू पॉइंट है जी। 25 मई के हवाले से, जो कि अप्रैल में हुकूमत गई थी, तो मई में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के ऊपर महाजराई की थी, और जो एहतजाज सुप्रीम कोर्ट की वजह से उनको आगे आने दिया गया था, तो वो फिर उनको मना किया गया था कि आपने ब्लू एरिया की तरफ नहीं पहुंचना। तो याद होगा कि ब्लू एरिया की ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर आगे लगाई गई। जी आई नो, याया अफरीदी साहब ने कहा था कि बहुत ज्यादा ऐसा मवाद है कि तौहीन अदालत होनी चाहिए, इमरान खान साहब पे हो सकती है। तौहीन अदालत है और वो केस अभी तक डिस्पोज्ड ऑफ नहीं है। अच्छा, वो केस आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। तो कल जब वो टेकअप ये करेंगे, तो जस्टिस याया अफरीदी और यकीनी तौर पर करेंगे, तो फिर इस पर बड़ी तकलीफ होनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और बड़ा चीखना है उन्होंने, बड़ा चिल्लाना है। तो जस्टिस याया अफरीदी इज अ टेक्स्ट बुक जज। उन्होंने किसी को भी सहूलतकारी जो है वो प्रोवाइड नहीं करनी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काजी फाइज़ साहब से भी गिला ये है कि हमें लाडला प्रो मैक्स का जो स्टेटस हम एंजॉय करते आ रहे थे साकिब निसार साहब के जमाने से टिल चीफ जस्टिस उमर बंदियाल, वो आपने स्टेटस क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया था? तो अब ये डिसकंटिन्यू ही रहेगा, और हुकूमत को कोई उम्मीद नहीं है जस्टिस याया अफरीदी से कि उनको सहूलतकारी मिलेगी। लेकिन हुकूमत इस हवाले से बड़ी पुरुमीद है कि कम अज कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो माजी में मिलने वाली सहूलतकारी है, जिसका दरवाजा बंद किया था चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने, वो जस्टिस याया अफरीदी के भी जमाने में टेन्योर में अच्छा, इसमें एक और पहलू भी है हसन, जो आप बात कर रहे हैं ना जी, ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं, मैं जरा साकिब के पास यही बात, साकिब क्या वाकई एक बार फिर हम देखेंगे कि आज क्योंकि एक सियासी तौर पर भी तकसीम नजर आती है, एक सियासी जमात जो है वो एक तरफ है, बाकी जो सियासी अतराफ हैं वो एक तरफ हैं, तो ऐसा लगता है कि सियासत पे तकसीम है अदलिया। तो आपको लगता है आने वाले दिनों में और याया अफरीदी साहब के लिए भी यही तकसीम एक बड़े चैलेंज के तौर पर सामने होगी? जी, पहली बात तो ये है कि लाडला प्रो मैक्स की बात की हसन अय्यूब साहब ने, तो पहले भी वैसे जो साकिब निसार हो, बंदियाल हो, या जो भी है, उनके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी लाडला प्रो मैक्स थी, तो वो गलत था। और इस जो पिछले 13 माह में भी एक चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने दूसरी जानिब के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको लाडला प्रो मैक्स जो है वो बनाए रखा, और वो कहते थे कि 25 अक्टूबर जो है वो बिलावल भी, ख्वाजा आसिफ भी, कि 25 अक्टूबर से पहले जो है वो हमें, अब वो कहते थे कि उससे पहले जो है वो हम कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब उनको कोई शोर्टी थी, कोई लिख के दिया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने। बहरहाल जो आप बात कर रहे हैं चैलेंजेस तो वो उनके सामने जब कल से वो हलफ लेंगे तो 2-3 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस उनके सामने होंगे। एक तो जो अभी रिसेंटली जो आखिरी मंथ में एक मसला बना था
कि ऑर्डिनेंस आया, फुल कोर्ट नहीं हुई, फिर अभी भी फुल कोर्ट वाला मामला था। अब फुल कोर्ट हो नहीं सकती, कैसे होगी, आईनी बेंचेस बनेंगे, ये एक अलग से एक कानूनी बहस है, टेक्निकल, क्योंकि हाँ, आईनी एक तरमीम टेक्निकल हो मामला चुकी है। है। यस, तो टेक्निकल कानूनी बहस है, लीगल बहस है। उसमें ये है कि अब वो करेंगे क्या, जैसे याहिया अफरीदी, क्योंकि जो ये बात आखिरी दिनों में की गई थी, और दूसरे नंबर पे उनके सामने जो और ये भी आपने देखा होगा साकिब कि अब तो हर केस में हर जगह यही हो रहा है कि ये भेज दें आईनी बेंचेस को। मतलब मंसूर अली शाह साहब मेरा तो बुनियादी तौर पर हर केस को रेफर कर रहे हैं। जी, एक मामला ये होगा, फिर आईनी तरमीम चैलेंज होनी है। इन आईनी तरमीम चैलेंज होने के बाद वो क्या रिएक्शन देते हैं। दूसरा जो है वो चैलेंज उनके सामने ये भी होगा, फिर जो बखसूस नशिस्तों के केस पर अमल नहीं हुआ, अब अमल होना है नहीं होना, नजरसानी का क्या होना है, तो वो भी एक चैलेंज होगा। और इसके अलावा भी इंटरनली, क्योंकि रिफ्ट है, तकसीम है अदलिया में, जो अंदर जो नहीं होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल मैं कायल हूँ इसका कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन है, वो भी उनको दीजिए। 2-3-4 चैलेंजेस शुरू में ही उनका सामना होगा। देखना ये है कि वो कैसे इनको हैंडल करते हैं। ठीक है हसन, आखिरी कमेंट आपसे, आप किस तरह से देखते हैं कि जो जजेस, अब जाहिर है एक जजेस का तो ग्रुप अब सामने आ चुका है, जो दूसरी तरफ है, इसमें कोई रोल आपको लगता है कि जाहिर है याहिया अफरीदी साहब एक आईनी तरमीम के बाद मुरवजा कानून के तहत बने हैं चीफ जस्टिस, तो आपको लगता है कि कोई और जो इस तरफ के लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे, और क्या बाकी कोई वकला की तहरीक के भी हालात नजर आ रहे हैं आपको? देखिए तंजीला, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी किसी किस्म का कोई दबाव नहीं लेंगे। वो कॉन्स्टिट्यूशनल जज हैं, वो आइन पसंद जो जज हैं, उन्होंने आइन के मुताबिक फैसला करना है। अब आइन की मंशा है 26वीं आइनी तरमीम, ये आइन पाकिस्तान है, ये आइन पाकिस्तान में तरमीम हो चुकी है। अब आइन के सामने सर तस्लीम खम करना होगा। जो जजेस अपना ग्रुप बना रहे हैं उनको भी सर तस्लीम खम करना होगा। अगर नहीं सर तस्लीम खम करेंगे तो इसका कॉन्सिक्वेंस उनके ऊपर आएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हालात वो वाले नहीं है जो माजी में थे। इस वक्त आइन मुकद्दम होगा और आइन के ही मुताबिक इस मुल्क में चलना है। जो अपनी ख्वाहिशात या अपने जो है वो जाती मुफादात के लिए तशरीह के नाम पर आइन में तरमीम कर रहे थे, अब वो खेल बंद हो चुका है, वो बाप बंद हो चुका है। अब जुडिशरी को यानी आइन में तरमीम का इख्तियार हासिल नहीं है। लिहाजा जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, उनका कोई जो है वो कोई भी नुकसान उनको नहीं पहुंचा सकता, ना उनके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी कर सकता है, बल्कि अब उनका जो काम होगा उसके सामने वो जो कहते हैं ना कि स्मूथ सेलिंग उनकी चलनी है, ऐसा टर्न्योर उस पर कोई रखना डालने की जो है कोई जरूरत करेगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस उसको भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब, साकिब बशीर साहब, दोनों सीनियर सहाफ़ियों की गुफ्तगू आपने सुनी जी। और यकीनन कल एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और अदलिया में जो तकसीम है वो इंसाफ के निज़ाम के लिए पाकिस्तान के अवाम का जो एतमाद होना चाहिए आला अदलिया पर, उसके हवाले से भी तशवीशनाक है। लेट्स सी कि कैसे याहिया अफरीदी साहब इस तकसीम के जो तासुरात हैं, ये सारा मंजरनामा है, इसको बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। आज के लिए इतने जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।